नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं एसपी शुक्ला आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत, वंदन एवं कोटि कोटि अभिनंदन करता हूं। आज हमारी जो आपकी वार्तालाप होने वाली है यूजीसी नेट को लेकर के विद्यार्थियों में बड़ा भय का वातावरण है। बच्चे, जब तक आप कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तब तक आप नेट क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। यहां तक कि आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, जीडीसी, सुपर टेट जैसी परीक्षाओं को पास करके टीचर बन जाओगे, लेकिन यूजीसी नेट जो कि एनटीए द्वारा कराई जाती है नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। और आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों को आपने देखा होगा, कहते हैं कि मैं 2 बार नेट क्वालिफाई हूं, 3 बार नेट क्वालिफाई हूं। और आप में से ऐसे भी बच्चों को आप सुनते होंगे कि मैंने तो बहुत बार तैयारी किया, कई बार किया, कई वर्षों से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी नेट क्वालिफाई नहीं हो रहा है। क्यों? उसका कारण समझिए। क्योंकि आपको बच्चे कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है। मैं अपने बारे में थोड़ी सी परिचय बता दूं, क्योंकि जब हमने नेट दिया तो बच्चे हम ओवर एज हो चुके थे। बाकी हमारा नंबर जो था वो जीआरएफ से भी ज्यादा था, 99 पॉइंट कुछ परसेंटाइल के साथ मैं नेट हूं। 2 बार से नेट हूं हिंदी विषय से। लेकिन अब संयोग है कि ओवर एज होने के बाद जीआरएफ नहीं हो सकता था। और कई बार होता है क्या है, जितना आप समझदार बनते हो कई बार आपको लगता है कि यार कॉलेज में फंस कर टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि हम अपने हिसाब से तैयारी करें। विगत 15 वर्षों से भी अधिक शिक्षक जीवन में हूं। शिक्षण के लिए खासतौर से हिंदी विषय से अध्यापन लगातार जारी है। उसी कड़ी में यूजीसी नेट के लिए आप बच्चों के बीच में हाजिर हुआ। बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है। पहली कड़ी आपका परीक्षा, जिस भी परीक्षा की आप तैयारी करने जा रहे हो, उस परीक्षा की एक बेस कीमती चीज होती है जिसको आपको समझना बहुत जरूरी होता है। एक अच्छा इंजीनियर एक पुल निर्माण करने जब जाता है तो डायरेक्ट पुल बनाने नहीं चला जाता। पहले पुल निर्माण के लिए किन किन वस्तुओं की जरूरत पड़ेगी, कौन कौन से पार्ट्स लगेंगे, उनको पहले एकत्र करता है, फिर उसके बाद निर्माण करने के लिए अंत में जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका भी यदि सपना है यूजीसी नेट क्वालिफाई करने का या जेआरएफ बनने का, तो इसके लिए पहले आपको एग्जाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा। परीक्षा की पद्धति क्या है उसे भी समझना पड़ेगा। नहीं तो आप तैयारी करोगे टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी में टीचर तो बन जाओगे, लेकिन नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि दोनों का कॉन्सेप्ट ही अलग है। यदि आप कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर कर पाए तो मेरे बच्चे आप यूजीसी नेट क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। और कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, बे बहुत आराम से चुटकियों में आप देखोगे कि आप परीक्षा को क्वालिफाई करेंगे। आज की कड़ी में हम आपसे इन्हीं बातों पर चर्चा करने वाले हैं कि कैसे आपको करना है आगे। उसको तो हम बाद में आपसे सीधे वार्तालाप होती रहेगी, चर्चा का विषय बना रहेगा और हम बीच बीच में आपको मार्गदर्शन देते रहेंगे। लेकिन आज हमारा जो मूलभूत उद्देश्य है वह है आपके पाठ्यक्रम को, विशेषकर हिंदी का क्या पाठ्यक्रम है पहले उसको अच्छे से समझ लेना है, फिर कैसे पढ़ना है, कैसे पढ़ाना है, इस पर हम आगे वार्तालाप करेंगे। यूजीसी नेट के अगर सिलेबस की बातें करें, पाठ्यक्रम और परीक्षा पैटर्न, पहले जैसे 2 पेपर होते थे अब एक ही पेपर होने लगा है। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों एक साथ ही होते हैं। पेपर 1 में शिक्षण अनुसंधान योग्यता से 50 क्वेश्चंस होते हैं। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, यानी 100 मार्क्स का होता है। और पेपर 2 विषय संबंधी प्रश्न होते हैं जिसमें कि 100 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का यानी 200 अंकों का टोटल, यानी कि 150 प्रश्न हुए और 300 अंकों का हुआ। और 3 आवर्स यानी 3 घंटे का पेपर होता है। पेपर का जो पैटर्न होता है इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में होता है। अब हिंदी को हिंदी में ही रहेगा, हिंदी को इंग्लिश में नहीं करेगा। हाँ, पेपर फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट इन द सेंस अब फर्स्ट सेकंड कुछ नहीं होता, एक ही पेपर होता है।
पहले 2 पेपर हुआ करते थे, अब एक ही घंटे यानी एक ही साथ बैठने पर पेपर हो जाता है। अब कई बार बच्चों में ये डर बना होता है कि ये वाला पार्ट जो आपका 50 क्वेश्चन है कैसे तैयार करें। हम सभी विद्यार्थियों, क्योंकि मैं भी अपने आप को एक छात्र जीवन के रूप में अगर सोचता हूं, तो हमने भी यूजीसी नेट देने से पहले कई बार यही सोच के डर गया कि मान लो हिंदी मेरा विषय है, मैं तो अच्छा कर जाऊंगा, लेकिन जो फर्स्ट पेपर है, जो ये 50 प्रश्न शिक्षण और अनुसंधान योग्यता से आएंगे, इनको मैं कैसे तैयार करूंगा। और कई बार तो ऐसा हुआ कि मार्केट से बहुत सारी पुस्तकों को लेकर आए भी, उनसे तैयारी करने का प्रयास भी किया, तैयारी भी किया, लेकिन वो समझ में नहीं आया कि हाँ तैयारी क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उस पर रुचि नहीं दिखाई, डर गए। जैसे आप सड़क पर चल रहे हो, एक कुत्ता बैठा हो, अगर कुत्ते को देखकर आप डर जाओगे तो कुत्ता आपके भाव को समझ जाता है। सोचो, कुत्ता भाव को समझ जाता है। आजकल आपके फोन सभी के पास लगभग लगभग हैं, आप कुछ नहीं करते, लेकिन एआई का जमाना है। सोचिए, आपका मोबाइल फोन आपके बारे में समझ जाता है कि अगर आपके पास आईफोन है तो आईफोन का चार्जर दिखाएगा, आईफोन का कवर दिखाएगा। और आपका मन, बरसात का महीना है, बरसात वाला हो रहा है, तो आपको ऐसी वीडियो दिखाएगा। मतलब सोचो कि मोबाइल जब आपको पकड़ ले रहा है, तो यही कॉन्सेप्ट यदि आप पकड़ लोगे कि हमें भी यही कॉन्सेप्ट जान लेना है, तो स्वतः किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप परीक्षा तो उसमें अपने परीक्षा में सफल होंगे ही होंगे। जो एक आपका उद्देश्य है, उस उद्देश्य में कहीं ना कहीं सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ जाएंगे। तो इन बातों को बच्चे हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है। इन्हीं बिंदुओं को हम ध्यान में देते हुए एक एक चीजों को समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे और फिर आपसे इन्हीं बातों पर बातें करेंगे। तो अब देखो, हिंदी में जो 100 प्रश्न आएंगे, 200 क्वेश्चंस का, सबसे पहले इसकी बातें करता हूं बच्चों। बाकी हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे आप ये 50 क्वेश्चन जो आता है, इसमें आप आराम से 30 प्लस क्वेश्चन सही कर सकते हो। कैसे ये करोगे, ये मैं किसी दिन आपसे वार्तालाप करूंगा। आओ पहले हम ज्ञान विज्ञान विमुक्तये पर चर्चा करते हैं। सिलेबस की, सिलेबस में आपको पता है कि हिंदी आपकी टोटल 10 यूनिट्स में डिवाइड होती है। ठीक है, हिंदी आपकी प्यारे विद्यार्थियों टोटल 10 यूनिट में, कितने, 10 यूनिट में, यानी कि 10 अध्याय में पूरी हिंदी आपकी डिवाइड है। अब उन 10 अध्याय को बहुत बेसिकली समझेंगे, बाकी तो जब हम पढ़ाने आएंगे तो वहां से आपसे बहुत अच्छे से वार्तालाप करेंगे ही करेंगे। तो इकाई 1 यानी कि पहली इकाई जो है वह बच्चे हिंदी भाषा और उसका विकास है। अब हिंदी भाषा और उसके विकास की बातें कर रहे हैं, हम हिंदी पढ़ने ही जा रहे हैं। हिंदी अपनी एक भाषा है, अपने आप में स्वतंत्र भाषा ही है। तो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का कहने का मतलब है कि हिंदी का इतिहास क्या है। जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो आप पढ़ोगे कि सबसे पहले संस्कृत भाषा का जन्म होता है। संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से सौरसेनी, अपभ्रंश फिर जाकर के आपकी हिंदी आ जाती है। यानी बच्चे जब वर्गीकरण को पढ़ोगे, इतिहास मतलब हिंदी का जन्म कैसे हुआ, तो हिंदी का जन्म सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है, इसके क्रम को पढ़ेंगे। फिर प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। देखो, प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहने का मतलब ये होता है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, वैसे भारत में अगर आर्य भाषा को डिवाइड किया जाए, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा की बातें करते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल की बातें करते हो बच्चे, तो 1500 संवत 15, आप यहां पर बच्चे 1500 से लेकर के 500 की बातें करते हो का, और ये भी किस में जाता है, विक्रम संवत में नहीं, ईसा मसीह के जन्म के पहले की, ईसा पूर्व। यानी अगर हम इसकी बातें तो करेंगे नहीं, वैसे आपको बता दें, आर्य भाषा का यदि वर्गीकरण करेंगे तो 3 पार्ट में डिवाइड देखने को मिलेगा बच्चे, जिसमें आप पढ़ोगे प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा होता है आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा।
प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का जो समय है बच्चे वह 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व की बातें करेंगे। और इसके बाद जब हम मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बातें करेंगे तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी की बातें करेंगे। ईस्वी और ईसा पूर्व में कंफ्यूजन मत लेना। और आधुनिक काल की बातें करोगे बच्चे 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक या अब तक की जो भाषा की बातें करोगे। अब यहां पर बच्चे कॉन्सेप्ट को केवल बिल्ड करना होता है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कहने का मीन्स संस्कृत। संस्कृत के भी दो डिवीजन मिलेंगे, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक का मतलब होता है वेदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा, पुराणों की भाषा। और उसके बाद लौकिक संस्कृत जो लौकिक लोक कल्याण के लिए लिखी गई, वो लौकिक संस्कृत हुई। बात क्लियर है? अच्छा, यानी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा का भी डिवीजन आप दो तरीके से देखोगे बच्चे। एक तो इसमें देखोगे वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और दूसरा पढ़ोगे बच्चे आप लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। वैदिक का मतलब होता है वेदों की भाषा, उपनिषदों की भाषा, पुराणों की भाषा। वेदों को ही संहिता कहा गया। संहिताएं 4 लिखी गई, ऋक संहिता, यजु संहिता, साम संहिता, अथर्व संहिता। उसी से बना आपका वेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, कितनी सूक्तियां हैं, कितनी ऋचाएं हैं, यहां से प्रश्न बनता है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस अध्याय में होता है, यहां से भी प्रश्न बनता है। यानी विभिन्न विभिन्न तरीके से प्रश्न बनेंगे, इन पर हम चर्चा करेंगे। फिर जब मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बातें करते हो तो इसको 3 खंडों में डिवाइड किया जाता है बच्चों, जिसमें आप पढ़ोगे पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली, प्राकृत और अपभ्रंश। पाली को ही हम प्राचीन भारत, पाली को प्रथम प्राकृत, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत और अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत कहते हैं। पाली जो है यह बौद्धों का पवित्र ग्रंथ। त्रिपिटक किसमें लिखा गया? 3 पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक और विधम्म पिटक लिखा गया। किसमें लिखा गया? तो पाली में ही लिखा गया। बौद्धों का पवित्र ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? पाली में। फिर इसके बाद द्वितीय प्राकृत की बातें करते हैं, यानी जैन साहित्य किसमें लिखे गए? जैनियों का पवित्र ग्रंथ आगम है, किस में लिखा गया? यहां से प्रश्न आएगा। फिर आपका अपभ्रंश, और इसी अपभ्रंश में आप पढ़ोगे सौरसैनी अपभ्रंश, और उसी सौरसैनी अपभ्रंश से होती हुई जिस भाषा को हम कल कल निनादिनी मां भगवती के गंगा की सदिश धारा की भांति जो चली जा रही है हमारे वैदिक सभ्यता में, हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, आज के समय में 83% लोगों के द्वारा बोली व समझी जाती है। पारिभाषिक रूप से अगर आप वैज्ञानिक रूप से बातें करोगे तो वहां पर 43% केवल लिखी पढ़ी जाती है। फिर उसके बाद बोलने को लेकर के जब आओगे तो लगभग 83% लोगों के द्वारा भाषा हिंदी को समझा जाता है। तो ये तो मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। आधुनिक कालीन भारतीय आर्य भाषा की बातें करोगे जो आज के समय में चली आ रही। तो बच्चे ये हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें हम पाली पढ़ेंगे, प्राकृत पढ़ेंगे, सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी। अब जैसे ये सभी क्या है? पाली, प्राकृत तो ठीक है, ये सौरसैनी, अर्धमागधी, मागधी, इन्हीं से जो है भाषा में जो आप उपभाषाएं पढ़ते हो, उपभाषाएं खास तौर से 5 पढ़ते हो, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसैनी अपभ्रंश से हुआ, उसी सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी की बातें करोगे तो अवध की भाषा, अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी का विकास, और मागधी में बच्चे बिहारी आते ही भोजपुरी, मगही, मैथिली की बातें की जाती है। अपभ्रंश तथा उनकी विशेषताएं। अपभ्रंश का मतलब ही हमने बता दिया, तृतीय प्राकृत की बातें की जा रही है। कहीं ना कहीं जब भाषा थोड़ी थोड़ी अपभ्रंश होती जाएगी, यानी उसमें कुछ ना कुछ टूटा फूटा होने लगा तो वो अपभ्रंश कहलाई, और वही अपभ्रंश जब और बिगड़ गई तो अवहट्ट कहलाई, और आगे चल करके उसी का नाम बन गया पुरानी हिंदी। पुरानी हिंदी का प्रयोग जब आता है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उसके पहले राजा मुंज हुए, उन्हीं से पुरानी हिंदी का विकास पूछा जाता है। आगे चल करके आदिकाल जब आप साहित्य में पढ़ोगे तो वहां पर पूछा जाता है कि जो प्राचीन भारतीय
आर्य भाषा के अंतर्गत पुरानी हिंदी हुई, जो हमने आपने डिवीजन किया आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो उसमें जो आदिकाल है, आदिकाल का नामकरण पुरानी हिंदी किसने रखा, यहां से प्रश्न बनता है। तो ये प्रश्न आ जाएगा बच्चे, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं तथा उनका वर्गीकरण। प्रोफेसर स्लेगन ने सबसे पहले जो है आर्य भाषा का वर्गीकरण करने का प्रयास किया 1882 ईस्वी में, जिसमें भाषा को आप मूलतः 5 डिवीजन करते हुए पाते हो। हिंदी की भौगोलिक विस्तार, भौगोलिक विस्तार का मतलब कि हिंदी हमारी किस किस राज्य में बोली जाती है, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, इधर आपका दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इन सभी बेल्ट में जो भाषा बोली जाती है वो बच्चे क्या है, भौगोलिक विस्तार का मतलब यही हुआ। अब देखो, किसी भी देश का, किसी भी समाज का पहली पहचान जो होती है उसकी भाषा होती है, लेकिन कई बार हम भाषा को ना तवज्जो दे करके जाति को, धर्म को तवज्जो देते हैं। हम चाइना की बात करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि वहां ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य हैं या शूद्र हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई है, ये हम नहीं कहते। हम चाइना का नाम लेते ही चीनी, चाइनीज की बात करते हैं, भाषा से पहचानते हैं। हम पंजाबी, पंजाब की बात करते हैं तो हम पंजाबी भाषा से पहचान रहे हैं। गुजरात को हम गुजराती, महाराष्ट्र को हम मराठी, हम भाषा से पहचान रहे हैं, ना कि हम जाति से। मतलब आप समझ पा रहे हो, किसी भी देश की, किसी भी संस्कृति की, किसी भी जाति की, किसी भी वर्ग की, किसी भी समूह की पहचान की बात आती है तो भाषा की पहचान की बात आती है। जैसा कि आपको पता है, जो मानव का विकास हुआ है यह बंदरों से माना जाता है, विज्ञान में आपने ऐसा पढ़ा है। मानव और जानवर में, पशु में अंतर क्या है, भाषा का, सिर्फ और सिर्फ भाषा का। हम उनकी भाषा को नहीं समझ पाते, हम भाषा के आधार पर अंतर को व्यक्त करते हैं, यही पहचान है। तो भौगोलिक विस्तार का मतलब यही हुआ बच्चे। फिर हिंदी की उपभाषाएं, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत जैसे आप बातें करोगे, आपका ब्रज, खड़ी बोली जिसको कौरवी कहते हो, बांगरू जिसको आप हरियाणवी कहते हो, इसी के अंतर्गत बुंदेली, बुंदेलखंड में बोली जाती है बच्चे बुंदेली। बुंदेलो हर बोलो के मुख, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, हुआ तो झांसी वाली रानी थी। आपका जो है कानपुर वाला जो लगा बेल्ट है उसकी बातें कर लो। पूर्वी हिंदी हमने बताया, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी में बच्चे मुख्यतः 4 बोलियों की बातें की जाती है। कौन कौन सी? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी, दक्षिणी राजस्थानी। पूर्वी राजस्थानी जयपुरी, जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, ये हम डिवीजन करते हैं, जिसको अलग अलग स्थानों में अलग अलग तरीके से नाम भी जानते हैं। अच्छा, मैं कमेंट्स नहीं देख पा रहा था, चलो थोड़ा सा कमेंट्स भी देख लेता हूं। अंकित सिंह, गुरुजी से बढ़िया हिंदी में पूरे संसार में कोई नहीं पढ़ा सकता, ईस्ट और वेस्ट, एसपी शुक्ला सर बेस्ट। अंकित सर को बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी हमारे बच्चे जुड़े हैं या सर जुड़े हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मोटिवेट करने के लिए अंकित सर, तहे दिल से धन्यवाद। तो देखिए, ये तो बात हुई आपके बोली में, जैसे बिहारी की बातें कर लिया। और पहाड़ी, पहाड़ी का मतलब होता है कुमाऊनी, गढ़वाली, छत्तीसगढ़, नहीं कुमाऊनी हो गई, गढ़वाली हो गई, और खुद नेपाली भी हो गई। नेपाल की भाषा क्या है, राजभाषा क्या है, गुरखुला या गढ़खाली, अलग ऐसे अलग अलग तरीके से उसका उच्चारण करते हैं बच्चों। फिर हिंदी तथा उसकी बोलियां, जैसे खड़ी बोली, खड़ी बोली का अन्य नाम क्या है, कौरवी है। सहारनपुर से लगा जो बेल्ट है ये सारा खड़ी बोली में बोली जाती है, और हमारी हिंदी भाषा की जो मौलिक पहचान है आज के समय में वो खड़ी बोली ही है। फिर ब्रज, अवध की विशेषता, यानी अवधि की विशेषता, हम सभी तो अवध क्षेत्र के ही हैं। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, माता रामो मत पिता रामचंद्र है, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रम नान्यो महम ना जाने नैव जाने। तो अवध की भाषा जो है, अवधि है, बहुत ही मधुर, बहुत ही प्रिय है। हिंदी के विविध रूप की बातें करते हैं, हिंदी, उर्दू, दक्षिणी हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदी का भाषिक स्वरूप। आप कहोगे कि गुरुजी हिंदी के अंतर्गत उर्दू का है वो रख दिए। मेरे बच्चे, कई बार तो कुछ लोग अनपढ़ों की तरह होते हैं, लड़ जाते हैं, कहते हैं अरे इसका विकास उससे हुआ, उसका विकास उससे हुआ है। मेरे बच्चा, उर्दू का विकास हिंदी के ब्रज भाषा क्षेत्र से, ब्रज भाषा से हुआ है।
किससे? उर्दू का विकास हमारी एक भाषा, एक बोली मात्र है ब्रज, उसी ब्रज से उर्दू का विकास हुआ है। जब आगे पढ़ाएंगे तो आप वहां पर देखोगे। तो हिंदी के विविध रूप की बातें करें, भारतीय समाज में, भारतीय संविधान में भी अभी आगे होगा, देखते हैं हिंदी की ध्वनि व्यवस्था क्या है, उसको भी हम चर्चा में लाएंगे। जैसे खंड, खंडेतर, हिंदी ध्वनियों के वर्गीकरण का आधार, हिंदी शब्द रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, हिंदी का रूप जिसमें लिंग, वचन, कारक, काल, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, हिंदी वाक्य रचना, हिंदी भाषा के प्रयोग, बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा। अब कई बार हिंदी भाषा के विविध प्रयोग में कंफ्यूज हो जाते। बोली, बोली डायलेक्ट, इंग्लिश में बोलते हैं डायलेक्ट, किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली जो भाषा होती है वह बोली होती है। यदि वह विस्तृत क्षेत्र में बोली जाने लगे वही बोली आपकी भाषा कहलाती है। हम कमरे में हैं, रूम में हैं, हमारे रूम में बैठे 10 लोगों के द्वारा विभिन्न भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो वह बोली है। लेकिन यही भाषा बहुत विस्तृत रूप धारण कर ले तो भाषा हो जाएगी मानक भाषा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज। हमारे साथ मान लीजिए अभिषेक सर बैठे हुए, हम सर के साथ बात करें, और बतावा सर जी का हाल यह है। अब हमारे एक अंकित सर हैं, बहुत अच्छा विज्ञान पढ़ाते हैं, खतरनाक हैं। हम बतियाएं सर से, अंकित सर से, तो ये कहे और गुरु जी का हाल बा, ये सब भर्ती आए आ जाता है तो बड़ा मजा आ जाता। अब ये क्या है बच्चे? अवधि है। अब पता लगा ये तो हम अवध के लोग थे, अवध से बतियाए। हमारी एक गर्लफ्रेंड थी, एक बार हमने पूछा भैया कब मिलोगी, बहुत दिन हो गए थे मिले, और थोड़ा सा बवाल भी हुआ था। तो उसने कहा था दिन होई त रात होइबे करी, और जेकरा पे दुख परी उतर होइबे करी। गई हमारी जिंदगी सलामत रही है राजा जी, एक दिन मुलाकात होइबे करी। अब वो कौन सी भाषा बोल दी भैया? भोजपुरी। हमारे कुछ मित्र हैं, दोस्त हैं जो कि इधर ब्रज, इधर हैं, क्या नाम, राजस्थान वाले हैं। कुछ ऐसे हैं जो इधर अलीगढ़ साइड के हैं, कुछ हरियाणा वाले हैं। थारो कितनी बार कहे, थारो समझ ना आयो, अभी मुंडी पकड़कर। अब वो बेचारे प्यार से बतिया रहे, लेकिन फिर भी लग रहा है कि उखाड़ फेंकेंगे। तो मतलब आप समझो, हम अलग अलग पृष्ठभूमि पर, अलग अलग स्थान पर जब अलग अलग लोगों से बातें कर रहे हैं तो भिन्न भिन्न जो भाषा बोल रहे हैं वो भाषा नहीं, वो बोली है। क्या है बच्चे? वो बोली है। लेकिन जब हम स्टैंडर्ड मानक रूप की बातें करेंगे, चाहे कोई उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ जिले का हो, चाहे वह आजमगढ़ का हो, चाहे बनारस का हो, चाहे बलिया का हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर किसी दूसरे स्टेट का हो, एमपी का हो, महाराष्ट्र का हो, जब वो बातें करेगा, हिंदी भाषा बोलेगा, तो कौन सी भाषा बोलेगा? खड़ी बोली। भाषा नहीं है वो, तो आपकी बच्चे केवल और केवल बोली है। कौन सी बोली? खड़ी बोली का प्रयोग कर रहा है। अब यहां पर ये जो खड़ी बोली का प्रयोग हो रहा है वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वो जिनको बुंदेली आती है, जिनको बघेली आती है, जिनको भोजपुरी आती है, जिनको अवधी आती है, जिनको बघेली आती है, जिनको पहाड़ी हिंदी आती है, जिनको राजस्थानी हिंदी आती है, वो सबको समझ में आएगा। हम अपनी पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं ना, किस भाषा में? हम एक दूसरे से जब शिष्टाचार के रूप में वार्तालाप करते हैं, किस भाषा में? खड़ी बोली। कई बार होता है, पता लगा किसी ऐसी लड़की से शादी हो गई, अब आप बोली बोलो, बोली खड़ी बोली भी एक बोली ही है, तो उसको लग रहा है कि बड़े आप पढ़े लिखे शरीफ हो, लेकिन आप अपनी क्या करो, भोजपुरी वाले हो भोजपुरी बोल जाओ, अवध वाले हो अवधी बोल जाओ, तो उसको लगेगा ये अनपढ़ है, गंवार है। उसको यही नहीं पता ये अनपढ़ गंवार नहीं है, ये तो वही है, बशर्ते अंतर सिर्फ इतना है कि उसने स्टैंडर्ड लैंग्वेज ना प्रयोग करके अपनी बोली, अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया है। बोलो बात क्लियर है मेरे बच्चे? अच्छा, तो ये मानक भाषा समझ में आई। राजभाषा और राष्ट्रभाषा बड़ा कंफ्यूज करता है। राष्ट्रभाषा क्या है? राजभाषा, राज का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा। हमारे अभिषेक सर हैं, एक पॉलिटी पढ़ाते हैं, बहुत गजब का पढ़ाते हैं। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में काफी अच्छा अंतर बताते हैं।
राज का मतलब होता है सरकारी कामकाज की भाषा और राष्ट्र का मतलब होता है संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा। आके प्रश्न यहीं अटक जाता है। एक बच्चा प्रश्न पूछ लेता है कि गुरुजी भारत की राष्ट्रभाषा क्या है, तो हम मुंह पे टेप लगा के बैठ जाते हैं, कहते हैं बेटा कोई नहीं। आखिर संपूर्ण राष्ट्र में, संपूर्ण देश में बोली जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है, लेकिन पूछा जाए कौन सी राष्ट्रभाषा है तो हम कहते हैं कोई है ही नहीं। आखिर ऐसा क्यों? आखिर ऐसा क्यों कि हम बात जब राष्ट्रभाषा की कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं भारत की कोई राष्ट्रभाषा ही नहीं है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे तो आपको बताएंगे। हाल फिलहाल आप ये जानो कि राजभाषा क्या है। भारत की राजभाषा हिंदी है। संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान के द्वारा हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई। इसीलिए प्रश्न पूछा जाता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। या भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी है। भारत के सरकारी का, अब आप कहोगे गुरुजी हिंदी अगर राजभाषा है तो हिंदी अकेले बोली जानी चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है क्या? नहीं होता। क्यों? भारतीय संविधान में जब हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई, उसी समय एक पहल जारी किया गया। वो पहल ये था बच्चों कि अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी दूसरी राजभाषा के रूप में रहेगी। क्यों? जो देसी रियासत के दक्षिण भारतीय लोग थे उन्होंने बड़ा बवाल मचा दिया, उन्होंने बड़ा बवाल काट दिया। अब जब बवाल काट दिया तो लगा, उस समय की जो तत्कालीन सरकार थी उनको लगा कि चलो अभी कुछ दिनों के लिए इनको लेके चलते हैं, फिर आगे देखा जाएगा। तो उन्होंने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को भी वो दर्जा दिया, यानी 1965 ईस्वी तक ही रहनी थी, लेकिन आज तक वो हटी नहीं। आज भी हमारे भारतीय संविधान में उसी तरीके से उसको रखा गया है, यानी विद्यमान है। बोलो बात क्लियर है? तो राजभाषा हिंदी है। भारत में संविधान में अभी वर्तमान में कुल 22 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? मूल संविधान में 14 थी। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये 22 भाषाएं हैं। 14 थी, 3 नए संशोधन हुए। पहला संशोधन 1967 में हुआ, 21वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जब सिंधी को जोड़ा गया। दूसरा संविधान में, भारतीय संविधान में अगर भाषा की दृष्टि से संशोधन आता है तो आपका 1992 ईस्वी में 71वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ, जिसमें 3 नई भाषाएं जोड़ी गई। नेपाली, जिसको नमक बना के कई बार याद कर लेते हो, वो घोल का काम करता है, गड़बड़ हो जाता है। मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर इसके बाद तीसरा जो संशोधन होता है बच्चे आपका 92 संविधान संशोधन के द्वारा होता है, जिसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। यानी वर्तमान समय में कुल भाषा कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई बच्चों। क्लियर है? अच्छा, संपर्क भाषा, कॉन्टेक्ट लैंग्वेज। अगर हम भारत की संपर्क भाषा की बातें करते हैं तो हिंदी है, लेकिन विदेशों में अगर आप एक अदर कंट्री से जब आप कांटेक्ट करते हो तो वहां पर अंग्रेजी है। हम इंग्लिश के द्वारा एक दूसरे देश को, एक दूसरे राष्ट्र को जानते हैं, पहचानते हैं। बात क्लियर है? संचार माध्यम और हिंदी
बस अब वही कनेक्ट कर दिया। हाँ वो रिकॉर्डिंग चलते ही रहेगा। ओके करा हूँ, स्ट्रीमिंग ऑन कर बस। चलिए बच्चे, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से क्लास रुक गई थी। एक बार सभी थंब का निशान दें, बताएं क्या चल चुकी है। तो हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बातें करते हैं हम। संवैधानिक स्थिति पर चर्चा कर रहे थे कि संविधान के भाग 17 अनुसूची 8, किसमें? संविधान के भाग 17 अनुसूची 8 में भाषा संबंधी प्रावधान मिलते हैं। कहां पर प्रावधान मिलते हैं बच्चे? संविधान के अंतर्गत अगर देखा जाएगा, हिंदी की अगर बातें करें तो संविधान के बच्चे अगर अंतर देखोगे तो अनुसूची 8 और भाग 17, अनुसूची 8 भाग 17 अनुच्छेद की अगर बच्चे बातें करोगे तो 343 से 351 तक भाषा संबंधी प्रावधान मिलता है, जिसमें आप हिंदी की संवैधानिक स्थिति की बातें करोगे तो अनुच्छेद 343 1 में संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अगले 15 वर्षों तक हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी दूसरी राजभाषा के रूप में विद्यमान रहेगी। फिर देवनागरी लिपि की विशेषता और मानकीकरण। देवनागरी लिपि की बात अगर करोगे बच्चे, संसार में कई सारी लिपियां बोली जाती प्रसिद्ध हैं, जिसमें यदि हम देवनागरी लिपि की बातें करें तो आप ब्राह्मी लिपि की बातें करते हो। सबसे पहले ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी लिपि का जब डिवीजन करोगे तो इसमें उत्तरी शैली और दक्षिणी शैली, दक्षिणी शैली और उत्तरी शैली में आप इसको डिवीजन करते हो। उत्तरी शैली के अंतर्गत आप आओगे गुप्त लिपि, फिर आगे जब बढ़ाओगे तो यहीं से आप बच्चे सेमेलेटिक लिपि आएगी, फिर जा करके आप जो डिवीजन करते हो जिसमें देवनागरी लिपि की बातें करते हो और शारदा लिपि की बातें करते हो। तो ये पूरा का पूरा यूनिट बहुत जबरदस्त कवर करने वाले हैं हम। किसके अंतर्गत बच्चे? भाषा के अंतर्गत। किस पर? भाषा वाले टॉपिक में। यानी कि अगर हम बात करें बच्चे भाषा की, अगर क्लास की लगभग बातें करें तो लगभग हम भाषा आपको बच्चे 20 से 25 घंटे में कवर कराने वाले हैं। 25 घंटे में बहुत शानदार तरीके से भाषा आप पढ़ने वाले हो। भाषा बड़ा टॉपिक है और क्योंकि सामान्य हिंदी का व्याकरण भी आ जाता है, इसलिए बच्चों आगे बातें करते हैं हम लोग दूसरे यूनिट पर। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसमें हिंदी साहित्य इतिहास दर्शन की बातें करेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पद्धतियां। देखो इतिहास लेखन की कई सारी पद्धतियां प्रसिद्ध हैं, लेकिन सबसे अधिक रूप से 3 या 4 पद्धतियां आती हैं, जिसमें आप पढ़ते हो वर्णानुक्रमी पद्धति, कालानुक्रमी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पद्धति विधेयवादी पद्धति है। तो मुख्यतया बच्चे 4 पद्धतियां हैं। कौन कौन से बच्चे? वर्णानुक्रमी, फिर कालानुक्रमी, फिर इसके बाद बच्चे वैज्ञानिक, और फिर जाकर के आप पढ़ोगे विधेयवादी। विधेयवादी। अब देखो विधेयवादी पद्धति का सबसे पहले जो प्रयोग किया वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया। हिंदी साहित्य का इतिहास एवं काल विभाजन जो उन्होंने लिखा है उसके अंतर्गत ये हम पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करेंगे। आप काल विभाजन जब करोगे, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, अलग अलग विद्वानों के अनुसार जो काल विभाजन मिलेगा। आदिकाल की विशेषताएं एवं साहित्यिक प्रवृत्तियां। आदिकाल का जो काव्य रहा, इसके अंतर्गत वीर गाथात्मक काव्य ज्यादा लिखे गए, उनकी बातें करेंगे। रासो साहित्य आदिकालीन हिंदी का, जैन साहित्य, सिद्ध और नाथ साहित्य, अमीर खुसरो की हिंदी कविता, विद्यापति तथा उनका पद साहित्य और लौकिक साहित्य, ये हम आदिकाल के अंतर्गत देखेंगे। फिर इसके बाद आता है भक्ति काल। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन के उदय के सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। सामान्यतः बच्चे अगर देखा जाए तो 950 यानी कि 993 ईस्वी, 993 ईस्वी से 1318 अर्थात ये विक्रम संवत 1050 से लेकर के 1375 विक्रमी संवत का जो समय था वह आदिकाल का था। उस समय मुस्लिम आक्रमणकारियों का इतना आक्रमण हो गया कि जो भारतीय संस्कृति थी, भारतीय जो धर्म था, उस पर इतने कुठाराघात किए गए
कि अंत में सभी असहाय होकर के भक्ति का सहारा लेते हैं और वहीं जाकर के भक्ति का उदय होता है। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मत है कि भक्ति काल के उदय का मुख्य कारण ईसाइयत की देन है, अगर ईसाई ना आए होते तो नहीं होता। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि मुस्लिम आक्रमणकारी, बच्चे बुरा मत मानना, मैं यहाँ पर मुस्लिम आक्रमणकारी की बातें कर रहा हूं, जो बाहरी मुस्लिम आए थे, जिन्होंने भारतीय धर्म के लिए जहां जहां पर मंदिर थे वहां पर मस्जिद बनाया, जहां तोड़ने पाए वहां तो पहले तोड़ दिया, जहां तोड़ नहीं पाए वहां बगल में मस्जिद बना दिया। हमारे जो धर्म के धार्मिक पुस्तकें थी उनको जलाने का, उनको मिटाने का कार्य किए। फिर भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप एवं उसका काल आता है। भक्ति काल की प्रमुख विशेषता, भक्ति काव्य की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि। आलवार संत सबसे पहले जो है बच्चे आलवार संतों ने ही इसकी अलख जगाई। भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय निर्गुण एवं सगुण भक्ति। जब इसके बाद हम बात करते हैं भक्ति काव्य के प्रमुख संप्रदाय, इसमें कई सारे संप्रदाय की बातें करते हैं। उन संप्रदाय में आप रामानुज जी की शिष्य परंपरा आगे बढ़ती है, उनके शिष्य के ऊपर अगर आप देखें कांचीपूर्ण का नाम आता है, कांचीपूर्ण रामानुज का नाम बहुत बेहद लिया जाता है। फिर जब आप देखते हो तो पहले जो शिक्षा व्यवस्था थी ये ब्राह्मणों के लिए बनाई गई थी। ब्राह्मणों से मुखमासीदेव बाहो राजन्या उतत शिभोमो शूद्रो वजाय। तब रामानंद जब हुए तो उन्होंने 12 शिष्यों को रखा, 8 शिष्यों को रखा, अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से मिलोगे। तो उन्होंने अपने शिष्य परंपरा में अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, कबीर, सुखराशि, पद्मावती, धन्ना, यानी कहने का मतलब जब रामानंद जी हुए तो उन्होंने अपनी शिष्य परंपरा में हिंदू को भी रखा, मुसलमान को भी रखा, सिख को भी रखा, ईसाई को भी रखा, यानी उनका धार्मिक मतभेद जो था उसको दूर किया, पहली चीज। दूसरी बात, शिक्षा के लिए जो ब्राह्मणों को अकेले शिक्षा देने का अधिकार था, केवल आप ब्राह्मण को ही शिक्षा दे सकते हैं, उस समय की ये परिपाटी थी कि शिक्षा केवल ब्राह्मण ही ग्रहण कर सकता है, उस प्रथा को मिटाया उन्होंने। फिर वही परंपरा जब आगे बढ़ी तो उसी परंपरा में एक नई चीज देखने को मिलती है, जो उनके शिष्य हुए 2 खंडों में डिवाइड हो गए, यानी रामानंद के शिष्य 2 खंडों में डिवाइड हो गए। एक ऐसे थे जो निराकार ब्रह्म को मानते थे और एक ऐसे थे जो साकार ब्रह्म को। निराकार का मतलब होता है ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, यानी जीव को ईश्वर का अंश माना, लेकिन ईश्वर का कोई रूप होता है ऐसा नहीं बताया। ईश्वर कण कण का वासी है, हम में है, तुम में है, पहाड़ में है, पर्वत में है, हर जगह व्याप्त है, हर कण में व्याप्त है। ये निराकार ब्रह्म को मानने वाले थे, जो कि वही परंपरा आगे बढ़ी तो निर्गुण शाखा कहलाई। बच्चे क्या कहलाई? निर्गुण शाखा कहलाई। और जो सगुण थे यानी साकार ब्रह्म को मानने वाले थे, नहीं भगवान का स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, जो गूगे मीठे रस को रस अंतर्गत ही पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी फिर जहाज को पावे। करे वो भगवत स्वरूप है, साकार है, सकल मूर्ति है, लेकिन उसका दर्शन वही कर पाता है ठीक उस तरीके से जिस तरीके से एक गूंगे व्यक्ति को मीठा गुड़ खाड़ खिला दो, उसका स्वाद मीठा है कि तीखा है वो बता नहीं पाएगा, लेकिन वो समझ जाएगा। जहाज पर बैठा एक पक्षी जहाज से उड़कर कहीं जाए, जाके कहीं जा नहीं पाएगा, फिर आके उल्टा बैठ जाएगा। उसी तरीके से इस पर ब्रह्म परमात्मा की शक्ति है, जो इसको समझ जाएगा वो बताने के लिए खाली नहीं रहेगा, वो बता नहीं पाएगा। तो निर्गुण और सगुण में डिवीजन हुआ, जिसमें आप देखेंगे निर्गुण शाखा तथा सगुण। निर्गुण को हम निराश्रयी और सगुण को बांटते हैं। तो निर्गुण के अंतर्गत 2 डिवीजन देखने को मिलते हैं, संत काव्य और सूफी काव्य। संत काव्य यानी निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा, और सूफी काव्य यानी निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा। एक संत बन रहा है और एक प्रेम सिखा रहा है। संत काव्य धारा के यानी निर्गुण
संत काव्य धारा के श्रेष्ठ कवि में कबीर दास का नाम आएगा। और जब आप निर्गुण के ही अंतर्गत प्रेमाश्रयी की बातें करोगे तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का नाम आएगा। उसी तरीके से सगुण की बातें करोगे तो रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा, रामाश्रयी शाखा की बातें करेंगे। आए तो रामानंद पहले हैं, लेकिन रामाश्रयी शाखा का जो आज घर घर तक प्रचार है, प्रसार है, हम आज राम को जानते हैं, अपने धर्म को पहचानते हैं, हम सनातनी हैं, तो इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कारण बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, जिनके कारण हम आप एक दूसरे को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं, एक किसी न किसी संबंध में बंधे हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए प्रभु राम जी से पहले बाबा गोस्वामी तुलसीदास को, जिन्होंने ये अलख जिंदा किया कि आज हर घर में रामचरितमानस की पुस्तक तो अवश्य ही होगी। और कृष्णाश्रयी शाखा, कृष्ण की भक्ति की बातें करेंगे तो कृष्णाश्रयी शाखा में सूरदास जी का नाम आता है। जन्मांध हैं, जन्म से अंधे हैं, लेकिन कृष्ण के अच्छे उपासक हैं। क्लियर है? तो बच्चे निर्गुण में हम जैसे कबीर दास की बातें करें, भाई एक एक की चर्चा करेंगे, इतना यहां चर्चा करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी, क्योंकि ये पाठ्यक्रम है। तो कबीर दास, मसी कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। व्यक्ति कह रहा है कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ, कलम तो पकड़ा ही नहीं, मैं अनपढ़ हूं। कबीर कह रहे मैं अनपढ़ हूं, और उनको पढ़ करके लोग पीएचडी करके कहते मैं डॉक्टर। सोचो, जिनको पढ़ रहा है व्यक्ति, वो कह रहे मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, प्रोफेसर हूं, और जिनको पढ़ रहा है वो आदमी कह रहा मैं अनपढ़, उतना भी नहीं पढ़ पा रहा। 1398 ईस्वी में जन्म हुआ। जन्म की भी कहानी बड़ी विचित्र है। विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म हुआ। लोक लज्जा के डर से, लोक लज्जा के भय से कि समाज क्या कहेगा, इसलिए लहर तारा नामक तालाब जो कि बनारस में है वहीं ले जाके रखा थी। इस पर भी लोग उंगली उठाते हैं, काहे को रखाई? अरे विधवा शब्द क्या लिख रहा है कभी, विधवा ब्राह्मणी के कोख से। अरे जरूरी थोड़ी है कि वह नाजायज ही पुत्र हो, ऐसा भी तो हो सकता है कि कबीर दास के पैदा होने के पहले बाप खत्म हो गया। लेकिन फिर भी हम उंगली तो उठा देते हैं देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पर, देश के सैनिकों पर। कबीर दास कौन से खेत की मूली हैं? सही बात है। तो बच्चे यहां पर भी वही हाल होता है। कबीर दास, मस कागज छियो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, ये जो बोलते थे, इनके एक शिष्य थे धर्मदास, जो बोलते गए उसी को लिखते गए और उसका संकलन किया। साखी, शबद, रमैनी, 3 ग्रंथ उनके लिख डाले। साखी, शबद और रमैनी, ये 3 रचनाएं लिख डाल, लिखा नहीं वैसे, उनका संकलन करके इनके शिष्य ने किया। 1518 ईस्वी में इनका देहावसान हो जाता है। उसकी भी कहानी बड़ी लंबी है, जब पढ़ाऊंगा तो आप सुनेंगे कि एक बार हुआ क्या कि ये मगहर गए थे कथा कहानी सुनाने। कथा कहानी सुनाने गए थे तो जाने लगे, इनके पुत्र थे कमाल और कमाली। उनको जो है शिवलिंग, मतलब वो जो होता नहीं है, धोते हैं जो सालाग्राम की मूर्ति, तो दे के गए थे कि बेटा ऐसा करना, जब भी खाना पीना ना तो पहले इनको भोग लगा देना, उसके बाद खाना, उसके बाद पाना। अच्छा, बेचारे कबीरदास तो चले गए। वो एक दिन नहाए धोए, उसको धुल के लगे भोग लगाए। अब का भैया भगवान काहे को पाए, भोजन के लिए उठ नहीं रहे, वहीं मगहर मतलब नरक था। उनका बेटा कहा भैया भगवान सुना, हम तो हाय चेला ना होई, हम चेला के बेटवा है, प्यार से सुन ले तो ठीक है, ना हम ये भाई उठाओ भी डाल दे भाई, खा चाही नौज खा। भगवान को लगा यार अच्छा भक्त मिला है, अच्छा उठे खा गए, पूरा खाना चट हो गया। अब वो बेचारे परेशान कि अरे बाप रे, अभी तो एक तो उठ नहीं रहा था आदमी, इतनी देर से मना रहा हूं कि खा लो खा लो, उठा भी तो हमारे लिए भी नहीं सोचा कि मुझे भी भूख लगी, खाऊंगा कि नहीं खाऊंगा, खा गए पूरा।
फिर सोचे अच्छा हो सकता है पेट बढ़ा रहा हो, हमको अंदाजा नहीं था, कल आगे ज्यादा बनाऊंगा। तो दूसरे दिन खूब खाना बनाए, लगे भोग लगाए, फिर भगवान ने नाटक दिखाए तो फिर कहे वही बात, फिर उठे खा गए। कहे नहीं यार, ये तो एक तो आदमी उठता नहीं, खा गए। 2 दिन हो गए, 3, जितना वो बना रहे, ज्यादा बना रहे, कम बना रहे, भगवान सब पा ले रहे हैं। लगभग 1 हफ्ते 10 दिन बाद कबीरदास आए तो देखे बेटवा बड़ा मुरझाया है, एकदम लकड़ा हो गया है। कहे अरे का हो गया? कहे अरे तू देखा दई के घर है, एक तो पहले खा तो ना रहे हैं, खाई बैठे इनके पेटे था ही ना, इन्हें काव खाई जाओ, इनका कुछ पता ही ना चलता। तो भैया ये हाल थी। तब वही कबीरदास ने कहा, मगहर काशी में हम प्रकट भये, यानी काशी में तो प्रकट हुए। काशी कोई वो थोड़ी है, उस समय की एक पृष्ठभूमि थी कि जो काशी में मरता है उसे स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है, जो मगहर में मरता है उसे नरक प्राप्ति होती है। तो उसी में कहा पुत्र कमाल ने तो कमाल कर दिया, तो वही जाकर के जीवन के अंतिम दिनों में मगहर चले जाते हैं। विधवा ब्राह्मणी के कोख से जन्म लिया, समाज कैसा उंगली करेगा? तो भाई जब वो समाज उनको उंगली करेगा तो समाज को कहां से छोड़ेंगे? इसीलिए इन्होंने समाज में जो सामाजिक कुरीतियां थी, बुराइयां थी, उस पर तीखा प्रहार किया कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। कबीरदास ने इनका बड़ा जो है विरोध किया। क्यों किया? जिस समय कबीरदास पैदा हुए हैं उस समय भारतीय धर्म में सनातन की स्थिति बड़ी विकट थी, मुसलमान पूरी तरीके से साबित थे। फिर आखिर इन्होंने क्यों ऐसी बात कही? यही सोचकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे आलोचकों ने इनकी निंदा की, बुराई की। लेकिन जरा आप सोचिए, कल्पना करिए, हमने गांव में भी ये रियलाइज किया है कि मम्मी और चाची हुआ करती थी, मम्मी और चाची में कभी झगड़ा हो जाए, मम्मी को चाची को कुछ बोलना होता था तो पहले 2-4 हाथ हम ही को पीट देती थी, उसके बाद हम ही के बहाने बोल देती थी। तो कबीरदास जिस समय हैं, अगर वो सीधे ये लिख देते कि ता ऊपर मुल्ला, मतलब 4 बार, मतलब जब मुसलमानों के लिए कहा जाता है ना कि ऊपर जो है जाकर के अल्लाहू अकबर कर रहे हैं, इससे अल्लाह क्या बहरा हुआ खुदा है क्या, खुदा बहरा है। डायरेक्ट अगर मुसलमानों पर टिप्पणी करते तो क्या वो बचते ये लिखने के लिए? क्या बड़े बुद्धिमान थे, इसलिए पहले टिप्पणी किया, फिर जाकर के जो कुरीतियां थी उनका वो किया। चर्चा करेंगे बच्चे आगे प्रमुख कवि एवं उनका काव्य, तो हम ऐसे ही हम सारे कवियों को पढ़ेंगे, उनके काव्यों को भी देखेंगे। ये भक्ति काल के अंतर्गत आएगा। फिर रीतिकाल, सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियां, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध, रीति मुक्त, रीति कवियों का आचार्य, रीतिकाल के प्रमुख कवियों उनका काव्य। बच्चे जब रीतिकाल की बातें करते हो, रीतिकाल के आते आते जो भाषा थी उसमें विविधताएं आई, और भाषा ब्रज भाषा का जो रूप था बड़ा ही साहित्यिक रूप धारण कर लिया। रीतिकाल में आचार्य केशव दास की बातें कर लो, चिंतामणि त्रिपाठी की बातें कर लो, इन्होंने रस छंद अलंकार के आधार बनाते हुए जो है रचनाएं लिख डाली, जिसमें हम कई बार विषमांग रूपक, समांग रूपक अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, इनको हम चर्चा करेंगे बच्चे। आधुनिक काल बड़ा लंबा है बच्चे, आधुनिक काल को हम 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आधुनिक काल काव्य खंड और गद्य खंड। हिंदी गद्य का उद्भव और विकास। अगर हिंदी गद्य के उद्भव और विकास की बातें करें, 1800 ईस्वी में टीपू सुल्तान की विजय स्मृति की मौके पर एक सभा होती थी, पहले ओरिएंटल सेमिनरी सभा, उसी को नाम बदल करके कलकत्ता में एक विद्यालय खुला, फोर्ट विलियम कॉलेज, जहां पर 2 भाषा के पंडित बुलाए गए, सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेत उपाख्यान या चंद्रावती की रचना की और प्रेम सागर की रचना कर डाले, उनके दूसरे। तो वहीं से कहीं ना कहीं आधुनिक काल की पृष्ठभूमि आती है। भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य, भारतेंदु पूर्व हिंदी गद्य का जो समय है, जब हम डिवीजन की बातें करते हैं, संवत 1050 से संवत 1375 से आप चलते हो आगे, यानी 993 से 1318, 1318 से 1693। तो ये जो 93 फिर जाके 1827 पे रुक जाते हो, 27 और सही मायने में जो भक्ति भारतेंदु काल का युग आता है वो 1850।
में उनके जन्म से माना जाता है। तो ये जो बीच का गैप है, इस गैप को भरने के लिए साहित्यकारों ने भारतेंदु पूर्व युगीन काव्य धारा का नाम दे दिया। 1857 की क्रांति, सांस्कृतिक पुनर्जागरण यानी वही बच्चे इनके जन्म से, भारतेंदु और उनका युग बहुत इंपॉर्टेंट है। पत्रकारिता का आरंभ। अब पत्रकारिता के भी आरंभ की बातें करोगे तो पंडित जुगल किशोर शुक्ल का नाम आएगा। कलकत्ता के मतलब बांस वाली गली में थे। उदंत मार्तंड 30 मई 1826 ईस्वी को हिंदी में प्रकाशित पहला साप्ताहिक पत्र आया, जिसने जो है पत्रकारिता जगत में जो है भूचाल ला दिया। वैसे मूल निवासी कहाँ के थे? तो मूल निवासी हमारे बगल कानपुर है, वहीं के थे। 19वीं शताब्दी की हिंदी पत्रकारिता, आधुनिकता की अवधारणा। फिर इसी में बचे भारतेंदु युग के बाद द्विवेदी युग में महादेव प्रसाद द्विवेदी और उनका युग, हिंदी नवजागरण और सरस्वती, राष्ट्रीय काव्य धारा। फिर द्विवेदी युग के बाद छायावाद युग आएगा, जिसमें छायावादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं, छायावाद के प्रमुख कवि, प्रगतिवाद की अवधारणा, प्रगतिवादी काव्य और उसके प्रमुख कवि, प्रयोगवाद और नई कविता के कवि, समकालीन कविता और समकालीन साहित्य, पत्रकारिता, हिंदी साहित्य की गद्य विधाएं। अन्य गद्य विधाओं में जैसे बच्चे हिंदी उपन्यास की बातें करोगे, ये पूरा उपन्यास पढ़ेंगे। फिर हिंदी के कहानी की बातें करेंगे। कहानी के बाद हिंदी के नाटक की बातें की जाएगी। बहुत लंबा सिलेबस है बच्चे, अगर हम एक एक करेंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। हिंदी के निबंध की बातें करेंगे। हिंदी की अन्य गद्य विधाओं में जैसे जिसमें रेखा चित्र, संस्मरण, यात्रा, साहित्य, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज की बातें की जाएगी। फिर इसके बाद हिंदी का प्रवासी साहित्य। फिर इसके बाद इकाई थर्ड, बच्चे दूसरा इकाई बहुत लंबा है, बड़ा है। खासतौर से दूसरी इकाई जो है, अगर हम बातें करें इकाई 1 और इकाई 2, यही पढ़ करके आप टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, जीडीसी की परीक्षा पास कर जाते हो, केवल और केवल इकाई 1 और इकाई 2 को पढ़ करके। अब ये जो इकाई स्टार्ट होगी, ये आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, नहीं ये साहित्य शास्त्र, ये भी आपको पढ़ना होता है टीजीटी पीजीटी के लिए। काव्य के लक्षण, काव्य के हेतु, काव्य का प्रयोजन, प्रमुख संप्रदाय, रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य, रस सिद्धांत, साधारणीकरण, शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष, प्लेटो का काव्य सिद्धांत जिसमें अरस्तु के अंतर्गत अनुकरण सिद्धांत, विरेचन का सिद्धांत, फिर उसके बाद लोनजाइनस का काव्योत्कर्ष सिद्धांत, कॉलरिज कल्पना एवं फैंटेसी, टीएस इलियट निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत, परंपरा की अवधारणा, आई.ए. रिचर्ड्स मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत, काव्य भाषा सिद्धांत, रसास्वादन। नई समीक्षा में बच्चे मिथक, फैंटेसी, कल्पना, प्रतीक और बिंब पढ़ेंगे। फिर इसके बाद इकाई 4 वैचारिक पृष्ठभूमि। ये तो मान लो कि बहुत आसान है। इसमें उस समय की जो वार्तालाप थी या उस समय का जो समाज का मूल्य था उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें भारतीय नवजागरण और स्वतंत्रता आंदोलन का वैचारिक पृष्ठभूमि, हिंदी नवजागरण, एनी बेसेंट आंदोलन, फोर्ट विलियम कॉलेज, भारतीय एवं हिंदी नवजागरण, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण, गांधीवाद, अंबेडकर दर्शन, लोहिया दर्शन, मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, उत्तर आधुनिकतावाद, अस्मिता मूलक विमर्श में दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, आदिवासी विमर्श, इस पर चर्चा करेंगे। फिर इकाई 5 में बच्चे हिंदी कविता, ये अलग से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हिंदी कविता के लिए आपको किताबें लेनी पड़ेगी। आप कहोगे कि लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी। देखो बच्चे, यदि आप किताबें रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो किताब की पीडीएफ से पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, वो पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। तो जरूरी नहीं कि आप सभी के पास पूरी पुस्तकें हों। अगर लेते हो तो जैसे ये पुस्तकें बहुत छोटी छोटी पुस्तकें आती है, स्कंद गुप्त मान लीजिए आप लेते हो तो ये मान लो 60 रुपए है, तो लगभग आपका किताब अगर पूरी खरीदोगे तो लगभग हमें लगता है हजारों रुपए की किताब हो जाएगी। उससे अच्छा है कि कोर्स के साथ जुड़ करके तैयारी करो, किसी किताब की जरूरत नहीं, सारी पीडीएफ मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है बच्चे, तो देखो इकाई 5 में हिंदी कविता पढ़ेंगे। हिंदी कविता में जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई का पृथ्वीराज रासो पढ़ेंगे। अब पृथ्वीराज रासो, चंद बरदाई में 59 तरंग तो पढ़ेंगे नहीं, इसमें एक तरंग केवल पढ़ना है, कौन सा? रेवा तट। रेवा तट की कहानी क्या है? वो प्रेम प्रसंग याद होगा, किस तरीके से उनको रोकता है संयोगिता के पास जाने से और किस तरीके से लड़ करके चले जाते हैं। अमीर खुसरो का बुझौल की पहेलियां और मुकरियां, विद्यापति की पदावली, संपादक डॉक्टर नरेंद्र झा, पद संख्या 1 से 25 तक।
ये ध्यान देना, ये पद भी ध्यान देना है, बहुत ज्यादा आपको विद्वान नहीं बनना कि पूरी पढ़ डालो पुस्तक ही। फिर कबीर संपादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, पद संख्या 160 से 209। जायसी ग्रंथावली जिसमें नागवती वियोग खंड पढ़ना है। सूर सागर भ्रमर गीत सार पद संख्या 21 से 70। तुलसीदास का रामचरित मानस पढ़ना है। अब रामचरित मानस पढ़ो, सातों कांड कहोगे यार गुरु बड़ा, तो सातों कांड नहीं पढ़ना है, केवल और केवल उत्तर कांड पढ़ना है। कौन सा कांड? उत्तर कांड यानी युद्ध कांड। बिहारी सतसई में केवल दोहा संख्या 1 से लेकर के 50 को पढ़ना है। घनानंद कवित्त संख्या 1 से 30। मीरा जी का पढ़ना है प्रारंभ के 20 पद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य भी है। मैथिली शरण गुप्त का भारत भारती साकेत, साकेत में केवल 9वां सर्ग पढ़ना है। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य आंसू कामायनी जिसमें श्रद्धा लज्जा और इड़ा सर्ग। निराला की बातें करोगे तो निराला की कई कविताएं हैं, जैसे जूही की कली, जागो फिर एक बार, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा, कुकुर मुत्ता, बांधो न नाव, इस ठाव बंधु, बहुत छोटी छोटी कविताएं हैं। सुमित्रा नंदन पंत का परिवर्तन और प्रथम रश्मि। महादेवी वर्मा की बात करूं, नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। फिर विकल है प्राण मेरे, यह मंदिर का दीप, सब बुझे दीपक जला लूं दूत साँझ का, जग तुझको दूर जाना। रामधारी सिंह दिनकर की बात करेंगे तो उर्वशी जिसमें तृतीय अंक पढ़ना है, रश्मि रथी। और नागार्जुन की बातें करोगे तो इनका कालिदास, बादल के घिरते देखा, अकाल, और उसके बाद खुरदुरे पैर, शासन की बंदूक, मनुष्य हूं, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यन। अज्ञेय की बातें करोगे तो अज्ञेय की कविताओं में कलगी बाजरे की, या दीप अकेला, हरी घास पर क्षण भर, असाध्य बीड़ा, कितनी नाव में कितनी बार। इस रचना पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार, साहित्य नहीं ज्ञानपीठ पुरस्कार भी बच्चे 1978 में कब मिला है आप बताओ? भवानी प्रसाद मिश्र को गीत फरोश, सतपुड़ा के जंगल, मुक्तिबोध, भूल गलती, ब्रह्म राक्षस अंधेरे में, धूमिल को नक्सल बाड़ी, मोचीराम, अकाल दर्शन, रोटी और संसद। तो ये कविताएं हैं, बहुत छोटी छोटी कविता हैं, लेकिन छोटी छोटी हैं, पढ़ना तो पड़ेगा ही, किताब पढ़नी पड़ेगी बच्चे। फिर हिंदी के उपन्यास के अंतर्गत आपको पंडित गौरी दत्त का देवरानी जेठानी की कहानी, लाला श्रीनिवास दास का परीक्षा गुरु, प्रेमचंद का गोदान, अज्ञेय शेखर एक जीवनी भाग 1 केवल पढ़ना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का बाण भट्ट की आत्मकथा, फणीश्वरनाथ रेणु का मैला आंचल, यशपाल का झूठा सच, अमृतलाल नागर का मानस का हंस, ये सभी उपन्यास हैं। भीष्म साहनी का तमस, श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी, कृष्णा शोभती का जिंदगी नामा, मन्नू भंडारी का आपका बंटी, जगदीश चंद्र का धरती धन न अपना। इसके बाद इकाई 5, 6, 7 के बाद इकाई 7 हिंदी कहानी, जिसमें राजेंद्र यादव की बातें करोगे तो इनकी 2 कहानियां, चंद्रदेव से मेरी बातें और बुलाकी वाली, और माधवराव सप्रे एक टोकरी भर मिट्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी के अंतर्गत पहली कहानी भी मानी जाती है। सुभद्रा कुमारी चौहान का राही, प्रेमचंद का ईदगाह, दुनिया का सबसे अनोखा रत्न, राजा राधिका, रमण प्रसाद सिंह का कानों में कंगना, चंद्र शर्मा बुलेदी का उसने कहा था, जयशंकर प्रसाद का आकाशदीप, जैनेन्द्र का अपना अपना भाग, फणीश्वरनाथ रेणु का तीसरी कसम, लाल पान की बेगम, अज्ञेय का शरण, शेखर जोशी कोशी का घटवार। भीष्म साहनी की बातें करोगे, अमृतसर आ गया चीफ की दावत, कृष्णा शोभती, सिक्का बदल गया, हरिशंकर परसाई, इंस्पेक्टर माता दीन चांद पर, ज्ञान रंजन पिता, कमलेश्वर राजा निर्वंशिया, और निर्मल वर्मा का परिंदे। ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा बच्चे। इकाई 8 पढ़ेंगे हिंदी नाटक। हिंदी नाटक के अंतर्गत अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जयशंकर प्रसाद का स्कंद गुप्त, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। जैसे हमने बताया ये स्कंद गुप्त है, ये केवल और केवल एक नाटक हमारे पास है स्कंद गुप्त। इसी तरीके से जयशंकर प्रसाद के 3 नाटक पढ़ने हैं, चंद्रगुप्त और ध्रुव स्वामी। धर्मवीर भारती का अंधा युग, लक्ष्मी नारायण लाल का सिंदूर की होली, मोहन राकेश के आधे अधूरे, आषाढ़ का एक दिन, इसके बाद हबीब तनवर का आगरा बाजार, और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना बकरी, शंकर शेष एक, और द्रोणाचार्य, उपेंद्रनाथ अस्क, अंजो दीदी, मन्नू भंडारी का महाभोज आपको बच्चे पढ़ना है। क्लियर है? इकाई 9 में हिंदी निबंध की बातें की जाएगी। किसकी बात करेंगे? हिंदी निबंध की बात करेंगे। ठीक है, हिंदी निबंध में भारतेंदु हरिश्चंद्र का दिल्ली दरबार दर्पण, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, भारतवर्षोन्नत कैसे हो सकती है, ये बलिया वाला व्याख्यान जो था उसी बलिया वाले व्याख्यान को रखा गया है। आगे देखो, प्रताप नारायण मिश्र शिव मूर्ति, बालकृष्ण भट्ट का शिव शंभू के चिट्ठे, रामचंद्र शुक्ल कविता क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी नाखून क्यों बढ़ते हैं,
विद्या निवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, अज्ञेय मजदूरी और प्रेम, कुबेर नाथ राय, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास, विवेकी राय, उठ जाग मुसाफिर, नामवर सिंह का संस्कृति और सौंदर्य। इसके बाद इकाई 10 यानी लास्ट यूनिट में बच्चे आत्मकथा, जीवनी तथा अन्य गद्य विधाएं पढ़ेंगे, जैसे राम वृक्ष बेनीपुरी की माटी की मूर्तें, महादेवी वर्मा ठकुरी बाबा, तुलसी राम मुर्दहिया, शिवरानी देवी प्रेमचंद घर में, मन्नू भंडारी एक कहानी, या भी विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा, हरिवंश राय बच्चन क्या भूलूं क्या याद करूं, रमणिका गुप्ता का आप हुदरी, और इसके बाद हरिशंकर प्रसाद नीलकंठ का जीवन, कृष्ण बलदेव वैद जामुन का पेड़, रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय, मुक्तिबोध एक लेखक की डायरी, राहुल सांकृत्यायन मेरी जीवन यात्रा, अज्ञेय अरे यायावार रहेगा याद। ये हम बच्चे कवर करने वाले हैं। क्लियर है साथियों? तो ये था आज का सेशन, सिलेबस है, पाठ्यक्रम है। हम बहुत जबरदस्त पाठ्यक्रम पर आपसे जब चर्चा करने आएंगे तो एक एक यूनिट को पहले डिटेल में चर्चा, यानी भी जैसे 10 यूनिट है तो अब हम एक एक क्लास स्पेशल इसी बात पर लेंगे कि ये जो 10 यूनिट है उस 10 यूनिट को हम एक एक कक्षा के अंतर्गत समझ लें, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उस क्लास में सीख लें। और आप यकीन मानिए, आप अपनी परीक्षा हाल में देखोगे कि जब मैं पाठ्यक्रम पर चर्चा कर दूंगा, उसी पाठ्यक्रम से सीधे आपके परीक्षा में लगभग 30 से 35 प्रश्न सीधे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मेरे बच्चों, आशा करता हूं कि आपको चीजें समझ में आई होगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने उन सभी ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए जिसमें आपके मित्र हों, दोस्त हों, यार हों, सखा हों, सखी हों, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, यूजीसी नेट क्वालिफाई करना चाहते हैं, डर है जेआरएफ नहीं निकल पा रहा है, नेट तो निकल पा रहा है, जेआरएफ नहीं हो पा रहे, नंबर कम हो जा रहा है, तो उन सभी दिक्कतों को दूर करेंगे। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आते ही घंटी बच जाए। कीप सपोर्टिंग। ये दिल आप देख रहे हैं, इसी तरीके से एक प्यारा सा दिल भरा कमेंट जरूर लिखिएगा। कैसे रहा सेशन? आज के लिए सेशन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।